आप किस राह पर हैं? 4 महीने बीत चुके थे, बल्कि 10 दिन ऊपर हो गए थे, किंतु बड़े भैया की ओर से अभी तक कोई खबर नहीं आई थी कि वह पापा को लेने कब आएंगे। यह कोई पहली बार नहीं था कि बड़े भैया ने ऐसा किया हो। हर बार उनका ऐसा ही रवैया रहता है। जब भी पापा को रखने की उनकी बारी आती है, वह समस्याओं से गुजरने लगते हैं। कभी भाभी की तबीयत खराब हो जाती है, कभी ऑफिस का काम बढ़ जाता है और उनकी छुट्टी कैंसिल हो जाती है। विवश होकर मुझे ही पापा को छोड़ने मुंबई जाना पड़ता है। हमेशा की तरह इस बार भी पापा की जाने की इच्छा नहीं थी, किंतु मैंने इस ओर ध्यान नहीं दिया और उनका व अपना मुंबई का रिजर्वेशन करवा लिया। दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस अपने टाइम पर थी। सेकंड एसी की निचली बर्थ पर पापा को बैठाकर सामने की बर्थ पर मैं भी बैठ गया। साथ वाली सीट पर एक सज्जन पहले से विराजमान थे। बाकी बर्थ खाली थी। कुछ ही देर में ट्रेन चल पड़ी। अपनी जेब से मोबाइल निकाल मैं देख रहा था, तभी कानों से पापा का सर टकराया। मुन्ना, कुछ दिन तो तू भी रहेगा ना मुंबई में? मेरा दिल लगा रहेगा और प्रतीक को भी अच्छा लगेगा। पापा के स्वर की आर्द्रता पर तो मेरा ध्यान गया नहीं, मन ही मन में खींच उठा। कितनी बार समझाया है पापा को कि मुझे मुन्ना ना कहा करे, रजत पुकारा करे। अब मैं इतनी ऊंची पोस्ट पर आसीन एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ। समाज में मेरा एक अलग रुतबा है, ऊंचा कद है, मान सम्मान है। बगल की सीट पर बैठा व्यक्ति मुन्ना शब्द सुनकर मुझे एक सामान्य सा व्यक्ति समझ रहा होगा। मैं तनिक जोर से बोला, पापा, परसों मेरी गवर्नर के साथ मीटिंग है, मैं मुंबई में कैसे रुक सकता हूँ? पापा के चेहरे पर निराशा की बदलियाँ छा गई। मैं उनसे कुछ कहता तभी मेरा मोबाइल बज उठा। रितु का फ़ोन था। भर्राए स्वर में वह कह रही थी, पापा ठीक से बैठ गए ना? हाँ हाँ, बैठ गए हैं, गाड़ी भी चल पड़ी है। देखो, पापा का ख्याल रखना, रात में मेडिसिन दे देना, भाभी को भी सब अच्छी तरह समझा कर आना। पापा को वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। मैंने फ़ोन काट दिया। रितु का फ़ोन था ना, मेरी चिंता कर रही होगी। पापा के चेहरे पर वात्सल उमड़ आया था। रात में खाना खाकर पापा सो गए। थोड़ी देर में गाड़ी कोटा स्टेशन पर रुकी और यात्रियों के शोरगुल से हड़कंप सा मच गया। तभी कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलकर जो व्यक्ति अंदर आया, उसे देख मुझे बेहद आश्चर्य हुआ। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि रमाशंकर इस ट्रेन में मुलाकात होगी। एक समय रमाशंकर मेरा पड़ोसी और सहपाठी था। हम दोनों बीच मित्रता कम और नंबरों को लेकर प्रतिस्पर्धा अधिक रहती थी। हम दोनों ही मेहनती और बुद्धिमान थे, किंतु ना जाने क्या बात थी कि मैं चाहे कितना भी परिश्रम क्यों ना कर लूं, बाजी सदैव रमाशंकर के हाथ लगती थी। शायद मेरी ही एकाग्रता में कमी थी। कुछ समय पश्चात पापा ने शहर के पास एरिया में मकान बनवा लिया। मैंने कॉलेज चेंज कर लिया और इस तरह रमाशंकर और मेरा साथ छूट गया। 2 माह पूर्व एक सुबह मैं अपने ऑफिस पहुंचा। कॉरिडोर में मुझसे मिलने के लिए काफ़ी लोग बैठे हुए थे। बिना उनकी ओर नज़र उठाए मैं अपने केबिन की ओर बढ़ रहा था। यकायक एक व्यक्ति मेरे सम्मुख आया और प्रसन्नता के अतिरेक में मेरे गले लग गया। रजत यार, तू कितना बड़ा आदमी बन गया, पहचाना मुझे? मैं रमाशंकर। मैं सकपका गया। फीकी सी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आकर विलुप्त हो गई। इतने लोगों के सम्मुख उसका अनौपचारिक व्यवहार मुझे खल रहा था। इसलिए सर कहना बंद करो और मुझे मेरे नाम से पुकारो। हाँ, तो तुम क्या बता रहे थे? देवेश मुंबई में है? हाँ रजत, उसने वहाँ मकान खरीदा है। 2 दिन पश्चात उसका गृह प्रवेश है। 4-5 दिन वहाँ रहकर मैं और अम्मा दिल्ली लौट आएंगे। इस उम्र में इतना घुमा रहे हो। अम्मा की आने की बहुत इच्छा थी। इंसान की उम्र भले ही बढ़ जाए, इच्छाएं तो नहीं मरती ना। हाँ, यह तो है। पिताजी कैसे हैं? पिताजी का 2 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया था। अम्मा यह दुख झेल नहीं पाई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। बस तभी से वह बीमार रहती हैं। अब तो अल्जाइमर भी बढ़ गया है। तब तो उन्हें संभालना मुश्किल होता होगा। क्या करते हो? 6-6 महीने दोनों भाई रखते होगे।
ऐसा पूछकर मैं शायद अपने मन को तसल्ली दे रहा था। आशा के विपरीत रमाशंकर बोला, नहीं नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। अम्मा शुरू से दिल्ली में रही हैं, उनका कहीं और मन लगना मुश्किल है। मैं नहीं चाहता इस उम्र में उनकी स्थिति पेंडुलम जैसी हो जाए, कभी इधर तो कभी उधर। कितनी पीड़ा होगी उन्हें यह देखकर कि पिताजी के जाते उनका कोई घर ही नहीं रहा, वह हम पर बोझ हैं। मैं मुस्कुराया। रमाशंकर, इंसान को थोड़ा व्यवहारिक भी होना चाहिए। जीवन में सिर्फ भावुकता से काम नहीं चलता है। अक्सर इंसान दायित्व उठाते उठाते थक जाता है और तब ये विचार मन को उद्वेलित करने लगते हैं कि अकेले हम ही क्यों माँ बाप की सेवा करें, दूसरा क्यों ना करे। पता नहीं रजत, मैं जरा पुराने विचारों का इंसान हूँ। मेरा तो यह मानना है कि हर इंसान की करनी उसके साथ है। कोई भी काम मुश्किल तभी लगता है जब उसे बोझ समझकर किया जाए। माँ बाप क्या कभी अपने बच्चों को बोझ समझते हैं? आधे अधूरे कर्तव्यों में कभी आस्था नहीं होती रजत, मात्र औपचारिकता होती है। और सबसे बड़ी बात, जाने अनजाने हमारे कर्म ही तो संस्कार बनकर हमारे बच्चों के द्वारा हमारे सम्मुख आते हैं। समय रहते यह छोटी सी बात इंसान की समझ में आ जाए तो उसका बुढ़ापा भी संवर जाए। मुझे ऐसा लगा मानो रमाशंकर ने मेरे मुख पर तमाचा जड़ दिया हो। मैं निशब्द मौन सोने का उपक्रम करने लगा, किंतु नींद मेरी आंखों से अब कोसों दूर हो चुकी थी। रमाशंकर की बातें मेरे दिलो दिमाग में हथौड़े बरसा रही थी। इतने वर्षों से संचित किया हुआ अभिमान पल भर में चूर चूर हो गया था। प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी के लिए इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ता रहा, किंतु पापा के मन की संवेदनाओं को, उनके हृदय की पीड़ा को नहीं पढ़ सका। क्या इतना बड़ा मुकाम मैंने सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर पाया है? नहीं, इसके पीछे पापा मम्मी की वर्षों की तपस्या निहित है। आखिर उन्होंने ही तो मेरी आंखों को सपने देखने सिखाए, जीवन में कुछ कर दिखाने की प्रेरणा दी। रात्रि में जब मैं देर तक पढ़ता था तो पापा भी मेरे साथ जागते थे कि कहीं मुझे नींद ना आ जाए। मेरे इस लक्ष्य को हासिल करने में पापा हर कदम पर मेरे साथ रहें, और आज जब पापा को मेरे साथ की ज़रूरत है तो मैं व्यवहारिकता का सहारा ले रहा हूँ। 2 वर्ष पूर्व की स्मृति मन पर दस्तक दे रही थी। सीवियर हार्ट अटैक आने के बाद मम्मी बीमार रहने लगी थीं। एक शाम ऑफिस से लौटकर मैं पापा मम्मी के बेडरूम में जा रहा था, तभी अंदर से आती आवाज़ से मेरे पांव ठिठक गए। मम्मी पापा से कह रही थी, इस दुनिया में जो आया है वह जाएगा भी, कोई पहले तो कोई बाद में। इतने इंटेलेक्चुअल होते हुए भी आप इस सच्चाई से मुंह मोड़ना चाह रहे हैं। मैं क्या करूं पूजा, तुम्हारे बिना अपने अस्तित्व की कल्पना भी मेरे लिए कठिन है। कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा? पापा का कंठ अवरुद्ध हो गया था, किंतु मम्मी तनिक भी विचलित नहीं हुई और शांत स्वर में बोली थी, आपकी तरफ से तो मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ। रजत और ऋतु आपका बहुत ख्याल रखेंगे। यह एक माँ के अंतर्मन की आवाज़ है, उसका विश्वास है जो कभी गलत नहीं हो सकता। इस घटना के 5 दिन बाद ही मम्मी चली गई थीं। कितने टूट गए थे पापा, बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। उनके अकेलेपन की पीड़ा को मुझसे अधिक मेरी पत्नी ऋतु ने समझा। यूं भी वह पापा के दोस्त की बेटी थी और बचपन से पापा से दिल से जुड़ी हुई थी। उसने कभी नहीं चाहा पापा को अपने से दूर करना, किंतु मेरा मानना था कि कोरी भावुकता के लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। इंसान को प्रैक्टिकल अप्रोच से काम लेना चाहिए। अकेले मैं ही क्यों पापा का दायित्व उठाऊं? दोनों बड़े भाई क्यों ना उठाएं? जबकि पापा ने तीनों को बराबर का स्नेह दिया, पढ़ाया लिखाया, तो दायित्व भी तीनों का बराबर है। 6 माह बाद मम्मी की बरसी पर यह जानते हुए भी कि दोनों बड़े भाई पापा को अपने साथ रखना नहीं चाहते, मैंने यह फैसला किया था कि हम तीनों बेटे 4-4 माह पापा को रखेंगे। पापा को जब इस बात का पता चला तो कितनी बेबसी उभर आई थी उनके चेहरे पर। चेहरे की झुर्रियाँ और गहरा गई थीं, मानो 10 वर्ष आगे उम्र सरक गई थी। सारी उम्र पापा की दिल्ली में गुजरी थी। सभी दोस्त और रिश्तेदार यहीं पर थे।
जिनके सहारे उनका वक्त कुछ अच्छा बीत सकता था। किंतु सोचते सोचते मैंने एक गहरी सांस ली। आंखों से बह रहे पश्चाताप के आंसू पूरी रात मेरा तकिया भिगोते रहे। उफ, यह क्या कर दिया मैंने। पापा को तो असहनीय पीड़ा पहुंचाई ही, मम्मी के विश्वास को भी खंडित कर दिया। आज वह जहाँ कहीं भी होंगी, पापा की स्थिति पर उनकी आत्मा कलप रही होगी। क्या वह कभी मुझे क्षमा कर पाएंगी? रात में कई बार अम्मा का रामाशंकर को आवाज़ देना और हर बार उसका चेहरे पर बिना सिकलनाए उठना मुझे आत्मविश्लेषण के लिए बाध्य कर रहा था। उसे देख मुझे एहसास हो रहा था कि इंसानियत और बड़प्पन हैसियत की मोहताज नहीं होती, वह तो दिल में होती है। अचानक मुझे एहसास हुआ मेरे और रामाशंकर के बीच आज भी प्रतिस्पर्धा जारी है, इंसानियत की प्रतिस्पर्धा, जिसमें आज भी वह मुझसे बाजी मार ले गया था। पद भले ही मेरा बड़ा था, किंतु रामाशंकर का कद मुझसे बहुत ऊंचा था। गाड़ी मुंबई सेंट्रल पर रुकी तो मैं रामाशंकर के करीब पहुंचा। उसके दोनों हाथ थाम मैं भावुक स्वर में बोला, रामाशंकर मेरे दोस्त, चलता हूँ। यह सफ़र सारी ज़िंदगी मुझे याद रहेगा। कहने के साथ ही मैंने उसे गले लगा लिया। आश्चर्य मिश्रित खुशी से वह मुझे देख रहा था। मैं बोला, वादा करो अपनी फैमिली को लेकर मेरे घर अवश्य आओगे। आऊँगा, क्यों नहीं, आखिर इतने वर्षों बाद मुझे मेरा दोस्त मिला है। खुशी से उसकी आवाज़ काँप रही थी। अटैची उठाए पापा के साथ मैं नीचे उतर गया। स्टेशन के बाहर मैंने टैक्सी पकड़ी और ड्राइवर से एयरपोर्ट चलने को कहा। पापा हैरत से बोले, एयरपोर्ट क्यों? भावुक होकर मैं पापा के गले लग गया और रूठे कंठ से बोला, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, हम वापस दिल्ली जा रहे हैं। अब आप हमेशा वहीं अपने घर में रहेंगे। पापा की आंखें नम हो उठी और चेहरा खुशी से खिल उठा। जुग जुग जियो मेरे बच्चे, वह बुदबुदाए। कुछ पल के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर चेहरा उठाकर आकाश की ओर देखा। मुझे ऐसा लगा मानो वह मम्मी से कह रहे हों, देर से ही सही तुम्हारा विश्वास सही निकला। दोस्तों, पोस्ट पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।